Now we're going to study how to find out the standard deviation in the case of group data. ग्रुप डेटा जो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया रहता है, जैसे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें दे रखा है क्लास इंटरवल फ्रॉम 0 to 10, 10 to 20, 10 10 10 के डिफरेंस पे क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। उसमें उनके सामने फ्रीक्वेंसी दिए हैं, सिंस क्लास इंटरवल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने आइडेंटिफाई हुए। इस चीज को हमेशा थोड़ा सा एक समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो ये फ्रीक्वेंसी दी होती है और उसके सामने जो वैल्यू क्लास इंटरवल दी होती है वो क्या सेंस करता है। इसका मतलब है 0 से 10 क्लास इंटरवल में कितने ऑब्जर्वेशंस मिले, 27 ऑब्जर्वेशंस मिले, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 27 है। अगर ये क्लास इंटरवल मार्क्स का होता है तो हम कह सकते हैं कि 0 से 10 मार्क्स के बीच में कितने लोग स्टूडेंट्स, कितने एप्लीकेंट्स के मार्क्स आए हैं। 0 से 10 के बीच में 27 के हैं। 10 से 20 how many observations? 10 observations. So frequency gives you number of observations which lie in this particular class interval. सेम मेथड हम अपना इसमें यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, इट्स अंडर रूट summation frequency square of deviation from the mean divided by summation frequency, जहां पे d is the difference between the value and the mean. both means assumed mean method या फिर आपका एक्चुअल मीन मेथड, दोनों में डिफरेंस कितना है। एक्चुअल मीन मेथड में सिंगल टर्म रहती है और एज्यूम्ड मीन मेथड में repeatedly when we do practice it will definitely comes into mind itself कि क्या चलेगा इसमें। same formula, only one term I told you that it will be added, that is summation fd divided by summation f, then you do the whole square. ये टर्म इस टर्म के साथ ओरिजिनल जो टर्म थी उसके साथ ये टर्म एक्सटेंड हो गई। ये कौन सा केस है? एज्यूम्ड मीन मेथड। और हम जब इसमें लगाएंगे दिस इज assumed mean method. This same thing we will going to apply in the case of the interval type of data as it is there. अब क्लास इंटरवल्स दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। सबसे पहले ये वाला चेक कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सेम मेथड, मीन निकालेंगे। मीन इसी तरह से निकलता है। ये कौन सा क्लास इंटरवल करेंगे। क्लास इंटरवल में मीन निकालने का मेथड होता है कि आप मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होती है उसका एडिशन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का एडिशन। यहाँ से आपका मीन निकल आएगा। मीन निकलने के बाद नेक्स्ट स्टेप, दिस इज मीन वी हैव कैलकुलेटेड। हम डी निकालते हैं। डी मतलब एक्स वैल्यूज डिवाइडेड बाय एक्स मीन, वी कॉल इट डी, दैट इज डिफरेंशिएशन। हम इसका डी एक्चुअल मीन निकाल के कैलकुलेशन करेंगे एंड देन वी विल सी what the d comes. Third step, we square it. Fourth step, we multiply this square and find out its summation. Straightway we'll put it in the formula. Not a big deal, easy है। अब इस जो न्यूमेरिकल आपके सामने है क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, जिसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी 27, 10, 7, 5, 4, दिस यस 27, 10, 7, 5, 4। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने का है। अभी हम वी हैवंट गिवन यू कि आप इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करें, एज्यूम्ड मीन मेथड से करें या एक्चुअल मीन मेथड से करें। नो वन हैज गिवन यू दिस ऑप्शन। आप न्यूमेरिकल सामने है, सबसे पहला काम मीन जैसे ही निकाला, यू सी व्हाट इज द मीन हियर। समेशन ऑफ fx अगर करेंगे, समेशन ऑफ fx आएगा 925 डिवाइड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, एडिशन कितना है 55। when you do what you get 16.818। when this is the case where you get mean is equal to 16.818, what is the smart way of solving this numerical? use assumed mean as I told earlier, क्योंकि अगर हम 16.818 यूज करेंगे तो फिर ये d निकालना x माइनस x मीन डेसिमल में आएगा, फिर उसको स्क्वायर करना डेसिमल का, अगेन स्क्वायर करना, अगेन टफ, देन उसको मल्टीप्लाई करना। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन टफ होती है और सबसे ज्यादा कैलकुलेशन टफ होना तो इट्स ओके, इट्स एट वन टाइम वी कैन से कि वी आर गुड इनफ कि हम कैलकुलेशंस कर सकें। मेन प्रॉब्लम वहां थी जब डेसिमल के बाद आप 3 डिजिट तक तो कंसिडर करते हैं और उसके बाद के डिजिट्स को इग्नोर करते हैं और राउंड ऑफ करना भूल जाते हैं।
when you do not go for the rule of rounding off of the decimal, then final result vary from what is actual. क्योंकि कैलकुलेशंस में जब आप राउंडिंग ऑफ प्रॉपर नहीं करेंगे तो स्क्वायर में वेरिएशन आएगा, मल्टीप्लाई जब होगा फ्रीक्वेंसी से उसमें वेरिएशन आएगा, उसके बाद जब आप समेशन करके फॉर्मूले में फिट करेंगे देन ऑल्सो यू विल गेट अ different answer from what actual. Different, not only I'm saying it's like two different, definitely difference will be very small, but that difference matters when the numerical or when it is applied in the cases where there is the quality like quality control takes care. They do not allow the difference of the actual and the standard not more than 0.001 0.002. Never know. So depending upon the requirement, we always take the wise decision that in case when we get mean in this decimal form, go for assumed mean method. Now what does the assumed mean method says? Simple. This is the x you have. This is the x you have, the class intervals. Step 1, find out the midpoint of this class intervals. You get the midpoint as 5, 15, 25, 35, 45, 55 because it is already in arranged. Assumed mean method require the data to be arranged in the ascending or descending order. So what are you going to do? Because I have taken the decision कि हम assumed mean use कर रहे हैं क्योंकि मेरा actual mean 16.81 आया है, calculation tough होती है, आंसर वैरी करने का थोड़ा सा डर रहता है, fear रहता है, तो हम assumed mean use कर रहे हैं. Assumed mean के लिए step 1 होता है data arranged है कि नहीं. इस केस में डेटा अरेंज है, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 अरेंज दी हुई है. फ्रीक्वेंसी नहीं मैटर करेगी अरेंजमेंट में, क्लास इंटरवल या एक्स वैल्यूज मैटर करेगी. क्लास इंटरवल्स अरेंज्ड है, वेरी गुड. व्हाट यू हैव टू डू इन द नाउ फाइंड आउट द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट इन क्लास इंटरवल के क्या है? 5, 15, 25, 35, 45, 55. अब जो सेंट्रल लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन कहीं 25 या 35, आप इनमें से कुछ एक को एज्यूम कर लीजिए. Assume it at if I take 25 as an my assumed mean, then I can proceed with that also. First, let us start with this. I have this class interval. आपके पास क्लास इंटरवल दे रखा है, उसके सामने आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है. आप क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लेंगे. क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट, बिकॉज इट इज अरेंज्ड फॉर्म, I can take any of the midpoint as my assumed mean. Then I will use this midpoint as assumed to find out t. T is a difference from the value in the assumed mean. Okay, fine. Let us solve it over here. The midpoints are 5, 15, 25, 35, 45, 55. These are the class intervals. Now, if these are the class midpoints, if I take any of the any value, this 25 or 35, I can take, let us take 35, fine enough. I have taken as an assumed mean. What I'm supposed to do? I have to find out the difference of the values from this assumed mean. What is the difference of the values? This. Now, class interval have no role. This midpoint becomes my data. So what I will do is 5, this becomes my x, I can say. Yes, this becomes my x. 5 minus assumed mean 35, 15 minus 35, 25 minus 35, 35 minus 35. आप इनमें से कुछ भी एक एज्यूम ले सकते हैं. आप 25 लेके भी काम कर सकते हैं. हमने 35 ले लिया क्योंकि ये दोनों सेंट्रल है, उसके ऊपर और उसके नीचे करीब करीब एक जैसे नंबर है, बराबर नंबर के नंबर. अब इसको डी ले लीजिए, दैट इज -30. दिस इज ओके, दिस इज 0, दिस इज -20, -10, this is 0, this is 10, this is 20. Square it and find out the values. Square it and find out the values because we'll be needing it in this formula. What we are using? We are using the assumed mean formula, so we'll be requiring d square. Now, as we are talking about the continuous series, that is the grouped data, where we get the data in the form of class interval. In that type, what we're going to use? We're going to use an assumed mean method. Why? Because we have seen that actual mean we are getting in decimal.
So why to go for a complex calculation? Leave in case if we get the mean in the decimal, calculations become tougher and tougher. So we go for the second method, which is an assumed mean method. As there is a question in front of you where the class intervals are given, the very first step is to find out the midpoint of the class interval. 0 to 10, simple. 0 to 10, the middle values की 5 होगी. Otherwise there is another way, always keep it in mind. If you get confused to how to find out the mid value, just add the two extreme values and divide it by 2. Example, if here in the class interval, let's say for the class interval 10 to 20, this is the class interval. This is very simple that we remember. The midpoint is 15. Okay. But in case if we still get confused, just add this first and this last value and divide it by 2. So you would get 15, the mid value. In case this is a very simple numbers, 10, 20, so it's not that tough. But in case if the class interval is given in the form of 32 to 38, 37 to 43, or maybe decimal, many times class interval are given in the form of decimals also, 2.8 to 3.3. In that case, this will help you. 2.8 plus 3.3 divided by 2. Both the limits, the lower limit and the upper limit of the class interval divided by 2, you get the midpoint. Using this concept, I have found the midpoint of all the class interval over here. Method we are using is assumed mean method. What is the process? To get the midpoint and just try to find out any value which is in center. It can be 25, it can be 35. So you can take any of the two, it's your choice. Let's say I have taken 25. So what is 25? 25 is my assumed mean. Now, what I am supposed to do is, process is same as it was earlier. You have to subtract the values. These are midpoints. They are now called x. Out of these x, one of the x I have taken as assumed mean. These x values, 5 minus assumed mean, that is 25, it comes minus 20. This is x minus assumed mean, it comes minus 10. 25 minus 25, it goes 0. 35 is x because these are all x values. So this x value minus assumed mean, you get 10. Do this exercise, complete, I will get 55 minus 25, I get 30. These difference from the assumed mean is given by D. D is a difference between the assumed mean with the x values. Because in the formula, because this is a formula of assumed mean. Remember the formula of the assumed mean? Just let us write again. The formula for the standard deviation in the case of assumed mean. Summation fd square divided by summation f minus summation f t divided by n whole square. In many books and many statisticians, they use this value. You know that summation of fd divided by n. Many times they use it as x bar. So it's your choice. You can use it directly or you can use it as an x bar. Now look at this formula. What I need is fd square. I need fd. So two columns we're going to prepare. One will do frequency multiplied by d. Frequency is there in the numerical. You can see the frequencies are given 27, 10, 7, 5, 4, 2. That frequencies have to be multiplied with the d, that is difference that we have calculated, 20 minus 20, 10, 0 and this. One more column I will be needing is d square of this difference column, and then again I will multiply it by frequency. Look at the again. Remember what I am doing is I am using assumed mean method. In assumed mean method, I have used this 25 as my assumed mean. I have found the difference d. Then I have to multiply this column with frequency. Minus 20, you multiply this minus 20 with 27. Frequency you can see in the numerical, the frequency is 27. So 27 multiplied by minus 20. Frequency multiplied by d. Obviously, it will come in minus. Do not neglect sign in this because this is a standard deviation. In the mean deviation, we used to see the absolute value. That is the difference between the MD and SD. In standard deviation,
we take this negative and positive sign as it is. So if you multiply minus 20 with 27, I get minus 40. Minus 10 with the frequency which is 10 gets minus 100. 0 multiplied by the frequency given over there. Then 10 multiplied by 5, it's get 50. Then 20, frequency is 4, it's 80. Then this is 30, frequency is there 2, so I get 60. Look at here. This is the multiplication of the frequency and the D, F into D. I will be needing its total. I have to total it. What does it mean? Sum of FD. This is FD. You will add it and I will get the sum of FD. One column is done. You just add it, you will get somewhere minus 450. Remember the sign. Do not make mistake when you calculate. What is the way of doing this? जितने जो numbers minus sign के साथ हैं उनको एक साथ कर लें, plus वालों को एक साथ कर लें, फिर then you add these two values. You get minus 5 minus 450. Okay. Next column asks you to perform D square. D square, that is, will give you all positive values. Why? Because some of the D are negative, some of the D are positive. When we square it, every value becomes positive. Why we did this? Because there is a requirement to remove the sign. We started it that to remove the sign, either one way is use the absolute values. Use absolute value, that is mod of the value. That we did in mean division. But because it has not been acceptable, it is mathematically it is not acceptable, the absolute value, it's not the right way of removing the sign. More widely acceptance is of square. If someone asks you किसी भी negative value को positive करना है तो square करते हैं तो हम positive कर सकते हैं, या फिर mod value निकालते, square करके under root निकाल के इसको positive वाला term use कर लें, तो हम square करते हैं. अब square करेंगे d को, minus 20 को square कर दीजिए 400, 10 को minus 10 को square कर देंगे, minus इसलिए minus into minus positive, सब positive होता जा रहा है. See, this is what I get, right? Once I do this, next column ask me to calculate FD square. FD square means this is D square. There you must have this value frequency. You multiply this frequency value with D square. You get FD square. So I multiply this 400 with 27. The first frequency is 27, right? So I multiply this 400 with 27. I get 10800. 10800. Multiply 100 with the second frequency. Frequency, what is second frequency? Is 10. Simple. 1000. 0 multiplied by anything, 0. 100 multiplied by the frequency which is given over there is 5. 500. 400 multiply the frequency 4. D square, 900 multiplied by frequency 2. This I get FD square. Here my table ends. This is all the hard work which we have done it. FD square का summation चाहिए हमें. FD का summation चाहिए. This is very important. This is FD square is important. फॉर्मूले में देख लीजिए FD स्क्वायर और FD, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है. नीचे फ्रीक्वेंसी है, n हमेशा फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है. आप समेशन फ्रीक्वेंसी लिखें या n लिखें, इट्स वन एंड द सेम थिंग. समेशन फ्रीक्वेंसी मींस यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का एडिशन करेंगे आप 55 आएगा. यू सी इन द न्यूमेरिकल, यू ऐड द फ्रीक्वेंसी, यू विल गेट 55. एक ये टर्म यूज होगी, एक ये यूज होगी, एक ये यूज होगी. दीज आर द थ्री थिंग्स जो फॉर्मूले में लगेगा. चल इनको ऐड करें. 10800, 1000, 500, 1600 और 1800, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 15700. Perform the exercise, it should get 15700. Now this is the complete work which we have done. Now just please put this value FD square into here, put this FD here, put this frequency addition in the denominator. Simple. What you have to do, this is FD square means this value. Summation F, I told you the frequency का addition, जिसे total number of observations भी बोलते हैं. N हो या summation F हो, it's one and the same thing. It's 55. Summation FD, this. Never make mistake, never leave this negative sign.
Remember, it is minus 450 divided by n. And we know its summation frequency 55. This is a calculation which we are supposed to perform. Look at it. 15700 divided by 55, because negative sign is there outside the bracket, negative sign is there, so these two will, when I open the bracket, it becomes positive. ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर नेगेटिव है, अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है. अब ब्रैकेट ओपन कर दिया. Now do this calculation, use a simple calculator, you will be able to perform this exercise. That it comes somewhere, if I perform this exercise, somewhere I will get under root 218.512. Up to 3 decimal is maximum. Generally up to 2 decimal we we appreciate that up to 2 decimal you should use the digits. Now do this calculation, under root 218.1 will give you somewhere around 14.78. Right? It's 14.7. So what is this? This is standard deviation what we have calculated. When the data is in the form of continuously group data, class interval के form में जो data दिया हुआ है. Second, group data है, class interval के form में data है. Second important point, जब हमने इसका actual mean निकाला था, वो क्या निकला था? Points में निकला था. You remember हमारा actual mean अगर हमने निकाल के दिखाया था, somewhere it was 16.818. इसका actual mean 16.818 निकलेगा. Actual means when I do all these things. Actual mean कैसे निकालते हैं? Actual mean निकालते हैं मिड पॉइंट जिसको x बोल रहे हैं, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका एडिशन डिवाइडेड बाय ये वैल्यू निकालने पर ये 16.818. लुक, दिस इज अ डेसिमल नंबर. तो हमने क्या डिसीजन लिया कि हम 16.8 जो एक्चुअल मीन है उसको इस कैलकुलेशन में नहीं यूज करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के इस फॉर्मूले में. रादर व्हाट विल गोइंग टू यूज, विल गो फॉर अ assumed mean. Then what we did, हमने मिड पॉइंट्स निकाले, मिड पॉइंट्स में से सेंट्रल वैल्यू किसी एक वैल्यू को हमने assumed mean माना, उससे डिफरेंस निकाला डी को मल्टीप्लाई करा फ्रीक्वेंसी के साथ, तो एफ डी मिल गया, एक टर्म मिल गई. फिर हमने डी, इस वाले डी का स्क्वायर किया, डी के स्क्वायर करने पर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी स्क्वायर का समेशन मिल जाएगा, ये वाली टर्म, दिस वन. इस टर्म को ये रखा, इस टर्म को यहाँ रखा. सिंपल कैलकुलेशन, आई गॉट द स्टैंडर्ड डेविएशन. What is standard deviation? Standard deviation is a method of finding dispersion. हम dispersion तो हमने देखा 14.78 है इस डेटा में, लेकिन अगर एक और डेटा देते हैं जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है और बताया कि ये कम है, वो ज्यादा है, कि वो कम है, ये ज्यादा है, कंपेयर करना पड़ रहा है कभी, तो हम क्या करेंगे? हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर नहीं करेंगे, हम फिर उसके बाद जो यूज करेंगे वो है कोफिशिएंट. कोफिशिएंट यहाँ इस केस में कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलते हैं, दैट इज अ टर्म व्हिच वी यूज्ड एज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. वी डोंट, एज वी डिड इट, coefficient of range we studied, coefficient of mean deviation we have studied, coefficient of QD, quartile deviation we have studied. We have done the coefficient of all those measures. Similarly, the coefficient of this last and the most important method, standard deviation, is also studied. हम इसको भी पढ़ते हैं इसका कोफिशिएंट, बस ओनली द डिफरेंस इज कि इसका टर्म जो यूज होता है इसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोल के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोलते हैं. दिस इज अ मोर वाइडली अप्लाइड टर्म. व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन into 100. Remember this form. This is called coefficient of, generally it is written by C dot B. What is C dot B? C dot B is a coefficient of variance. How it is calculated? Simple standard deviation 14.78 को मीन से डिवाइड, अब इस टाइम ये वाला मीन यूज करिएगा 16.818. जब हम ये मीन यूज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल आएगा. और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 14.78 डिवाइडेड बाय 16.818 into 100, ये परसेंटेज में निकलता है. It comes somewhere 87.89. Check it with your calculation. It should be somewhere here. 87.89 का क्या मतलब है? 87.89% ये डिस्पर्शन शो कर रहा है. दूसरे जो डेटा अगर मान लो कंपेयर करने को दिया था उसका भी हम कोफिशिएंट देखते, इसका 87.89 है, उसका अगर कुछ 90 निकलता है तो हम बता सकते हैं कि उसमें उसका कोफिशिएंट ज्यादा है. कोफिशिएंट ज्यादा का क्या मतलब है? कि उसमें डिस्पर्शन ज्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी ज्यादा है. डिस्पर्शन ज्यादा मतलब डेटा इज नॉट वेरी गुड, डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंसी चेक करता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन. So this is all about standard deviation, coefficient of variance in the case when the interval class interval type questions are given to you.